मार्क्स कम आ रहे हैं बच्चों के। तो मैंने कहा यार कम तो कैसे आने आ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ाई तो करी है। ऑल्दो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पुराने पढ़े हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम पुराना थोड़ा बोलने लगे, है ना। वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी इतने कम मार्क्स तो नहीं आने चाहिए, है ना। आप लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो यूं मान लो आपके 50-60% से भी कम आए हैं, विच इज नॉट गुड। नॉट ऑल ऑफ यू बट मोस्ट ऑफ यू, है ना। अधिकतर बच्चों के मार्क्स 50-60% से कम आए। तो हमें टारगेट इतना तो करना ही है यार कि 60% तो आए, कट ऑफ तो क्लियर करें हम। अरे हाँ या ना, है ना। यस सर। चाहे पेपर कैसा भी बने, पेपर इजी बने डिफिकल्ट बने, पहले वैसे मैंने करंट का पेपर देखा था, पेपर तो इजी था यार, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना। पेपर सॉल्व करने लायक था, ऐसा नहीं था कि आप मतलब सॉल्व करने बैठोगे और 50% भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसा तो नहीं था, है ना। अब मुझे तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हैंड रेस करके बता सकते हो आप, एक एक करके, कोई इशू नहीं है। तुम लोगों को पता ही है अपन क्लास में बहुत ज्यादा फ्रीली बात करते हैं ना, चिल होके। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ बताओगे और उस चीज को मैं समझूंगा नहीं या मजाक उड़ाऊंगा ना। तो वो टेंशन तो लेनी ही नहीं है, खासकर जो बच्चे नए आए उनको मैं बता देता हूँ, है ना। सब बाकी पुराने बच्चों को तो पता ही है कि मैं काफी चिल रह के पढ़ाता हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, एक एक करके पूछते हैं यार, है ना। सबसे पहले पूछे अपूर्वा से। अपूर्वा बताओ क्या इशू आ रहा है। सो ऐसा जब टेस्ट नहीं होता और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब चुपचाप क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट में होता है तो नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, फिर तो वो आंसर भी आउट ऑफ ऑप्शंस आता है। तो दिक्कत क्या आ रही है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो टेस्ट में। तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता, या फिर आप भूल जाते हो, या फिर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। दिक्कत कहाँ आ रही है। सो ऐसा जैसा मेरा कैलकुलेशन का दिक्कत है, लेकिन जैसे कर रही होती हूँ तो फिर मैं खुद को डाउट करती हूँ कि क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ या फिर आउट ऑफ बॉक्स चली गई हूँ। ऐसा होता है हर क्वेश्चन में, ऐसा जो मुश्किल लगे। हम्म। तो देखो ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आई गेस बाकी लोगों को भी होगी प्रॉब्लम, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैसे यस डाउट सर। आते होंगे, है ना। कि यार ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ये जो हम कर रहे हैं इससे हमें आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है डाउट निकालने का। हाँ बच्चा। हाँ। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है डाउट्स निकालने का कि आपने जो तरीके से प्रैक्टिस करी है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को उस तरह से अप्रोच करो। ठीक है। अब जो चीज आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, वो चीज आप अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली डाउट आएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को हम बाद में रख दें, है ना। पॉइंट ये है, समझने वाली बात ये है, सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये जिन्होंने भी टेस्ट दिया है और जो देने वाले हैं आगे, कि अगर पेपर में 50% क्वेश्चंस भी अगर ऐसे नहीं है जो कि हमें देखने पे ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, मे बी ये नहीं किया हो पर इसकी तरह वाला किया हुआ है, और इसमें क्या यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो हमें शायद पड़ता है थोड़ा बहुत, या हमने एक आध बार किया। तो अगर ऐसा नहीं है हो रहा है पेपर में, तो बेटा आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमी है, कि आपकी प्रिपरेशन में 100% कमी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा आप 70-80% क्वेश्चन सॉल्व करो, सही करके आओ, ठीक है। 70-80% अगर आप सही करके आ रहे हो तो मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 50% भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। आप समझ रहे हो, कोई मेरी बात से डिसएग्री करता है क्या, कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यस नहीं सर। ना। नो सर। नो सर। अरे यस सर या नो सर। लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन पे आए थे टेस्ट में जो आपने रिवीजन के लिए दिए थे, हाँ मैंने कराए थे रिवीजन में सिद्रा। अगर आप लोगों ने करे थे प्रैक्टिस हो तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं अभी लूंगा भी सही यस सर। इनफैक्ट, एक करंट का क्वेश्चन मैं अभी आज की क्लास में लूंगा भी सही। वो क्या है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था बाकी लोगों के हिसाब से, पर मैंने उन लोगों को बोला कि यार मेरे बच्चे तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, मैंने उनको कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। वो हार्ड कैटेगरी में रखा हुआ था उन्होंने क्वेश्चन, और मैं अभी सॉल्व मतलब अभी लेक्चर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप खुद बोलोगे कि सर ये तो आता है हमें, और ये तो शायद हमने कर भी दिया था। पॉइंट इज, अगर आप वैसे क्वेश्चन भी नहीं करके आ रहे हो ना यार एग्जाम में, तो दिक्कत है। समझ रहे हैं आप। क्योंकि हमको जो क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दीज क्वेश्चंस इनकरेक्ट इन द टेस्ट और एग्जाम, है ना। जो क्वेश्चन हमने 100% कर चुके हैं हम 4-5 बार उसको, वो क्वेश्चन हम गलत अगर करके आएंगे तो फिर हमारे मार्क्स आएंगे कहाँ से, आप ये समझ रहे हो। तो वो क्वेश्चंस पहले तो आप बैक करो मतलब अपने मतलब यूं मान लो आप अपने तरीके को आप चेंज करो, चाहे कैलकुलेशन में आप थोड़े इंप्रूवमेंट्स लाओ, चाहे बार बार आप देखो कैलकुलेशन को, जो आप कर रहे हो 2-3 बार एटलीस्ट देख के जाया करो, है ना। जब आप टेस्ट को खत्म कर रहे होते हो उससे पहले थोड़ा टाइम निकाल के
रीचेक किया करो कैलकुलेशंस को, है ना। बायो में तो रीचेक करने की जरूरत ही नहीं है, बायो में तो आप जो आपका आंसर है वो आंसर है, राइट। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिर से देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो भी खासकर फिजिक्स में कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाती है कई बार, कि हम करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो इजी क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो उस केस में क्या करना है, गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको एक बार रिविजिट करना है अपनी कैलकुलेशंस को। ये तो हो गई वो बातें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि हमें डाउट में रह रहे हैं। जैसे कि अपूर्वा ने बताया, बाकी लोगों को भी सेम डाउट था कि सर क्वेश्चंस करते हैं पर जब प्रोसेस हो रहा होता है, जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें डाउट रहता है। तो उस केस में क्या करना है अपूर्वा एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने उस तरीके पे जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी है क्लास में और घर पे, ठीक है। उस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या गलत आ रहा है, होने दो, टेस्ट के बाद देखेंगे, बिंदास करके आओ। तुम्हारा फाइनल एग्जाम तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप नीट लिखने बैठ रहे हो आज, या फिर आप कोई जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो आप आज उसके लिए कर रहे हो अटेम्प्ट, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें एनीवे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं यार, तो डर किस बात का है। ऐसा सुना होगा तुमने कि जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास जीतने के लिए सब कुछ होता है ना, सुना है ना। Yes, sir. तो उसका क्या मतलब हुआ, यही तो हुआ कि जब हम पेपर देने बैठे हैं तो हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो हमें टेंशन किस बात की, होने दो गलत। लेकिन हम इस बात पे कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस करी है क्लास में हम वही तरीका यूज करें, ठीक है। हमें उस तरीके से पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा है उस तरीके से तो फिर अपना दिमाग चलाना चालू करो कि भाई और किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है क्वेश्चन को। अच्छा, ये कब करना है, सेकेंड अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने जो आपको आते हैं, ये आपने 10 बार सुनी होगी हर इंसान से बात, हर टीचर से, हर किसी से सुनी होगी, तो ये इफेक्टिव है भी सही। एक बार पहले आप वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको एक बार में आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आपने कर ली, अब नहीं आया समझ में, या आपका जो तरीका आपने घर से आप प्रैक्टिस करके आया वो काम नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में हम उनको लेंगे। नेक्स्ट राउंड आ गया, अब सॉल्व करने बैठो, अब दिमाग लगाओ कि यार ये कैसे हो सकता है। तो सर ने कुछ इस तरीके से बताया होगा या मैम ने कुछ इस तरह से बताया होगा, तो मे बी इस तरह से ट्राई करने पे हो जाए। किया, अटेम्प्ट किया, आंसर आया नहीं आया, अगर आंसर आया ऑप्शंस में है, मार्क करके आओ, टेक दैट रिस्क। व्हाट आई वुड से इज टेक दैट रिस्क, उस रिस्क को लो आप, है ना। आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है आपका तो आप मार्क करके आओ, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो छोड़ के आ जाओ, गलत नहीं करके आना है। फिर ऐसा कभी नहीं करना है कि यार हमारा आंसर तो सर 2 माइक्रो कूलम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो है ना सर 4 माइक्रो कूलम दिया हुआ था, 4 6 8 10 दिया हुआ था, तो हम 4 मार्क करके आ गए। यार वो कहाँ से क्लोज था, वो क्लोज नहीं था, ठीक है। आपका ऑप्शन अगर हिट कर रहा है, आपका 6 माइक्रो कूलम आ रहा है आंसर, आंसर एक्चुअल में 4 माइक्रो कूलम्स था, कोई दिक्कत नहीं है, 6 करके आओ। लेकिन तुम्हारा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तुम पता क्या करते हो, तब भी मैच करके आ जाते हो। आते हो नहीं आते हो बताओ। कई बार ऐसा होता है ना, हम ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं क्योंकि हम, हाँ क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये आ सकता है। आ सकता है क्या होता है यार, आ सकता है कुछ नहीं होता, ठीक। You have to be sure about your answers, then only you should mark the answers, and when you will be sure, when you will do enough practice and you will have enough confidence for the test, and regards to the test मैं आपको बोलता हूँ कॉन्फिडेंस रखो यार, तुम्हारे मार्क्स वैसे भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितने आने चाहिए उससे कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यूं नहीं बोल रहा ना मार्क्स नहीं आ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ जितने आने चाहिए, जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज क्लास करने आते हैं। सोचो कई बच्चे तो हैं जो क्लास ही नहीं करते हैं, है ना, तो उनसे कितने बेटर है हम कि हम क्लास करने आ रहे हैं और टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर या मैम जो भी बताते हैं उसको आप पूरी मतलब शिद्दत से सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर तुम्हें डर नहीं होना चाहिए इस चीज का, फिर तुम्हें कंसर्न होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस होता है। डर क्या करता है कि आपको कुछ करने से रोकता है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको डर लग गया, आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, या आप छोड़ के आगे चले जाओगे, जल्दबाजी में गलत करके आ जाओगे। अगर कंसर्न होगा तो उस क्वेश्चन को समझोगे कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता। तो फिर पेपर के बाद तुम्हारे अंदर है ना, पता एक वो आएगी, वो बोलते ना, चुल बोलते हैं हिंदी में, कि तुम्हारा मन करेगा वो करने का। तो तुम क्लास के बाद, टेस्ट के बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे, है ना, नेट पे देखोगे, कोई भी कुछ भी करोगे, पर वो करोगे तुम। और जब तुम उसको कर लोगे एक बार तो अगले टेस्ट में वो गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। बाकी जो भी हेल्प लगती है Yes, उसके लिए sir. हम लोग हैं ही सही यार, है ना। हमारा तो मोटिव ही ये है कि आप लाइफ में कुछ मतलब कुछ भी अच्छा करो, लाइक कुछ भी अच्छा करो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम्स यू आर गिविंग, बट एनीथिंग यू विल डू विल मेक अस हैप्पी, विल मेक अस कंटेंट। एंड हम यही चाहते हैं, हमारा मोटिव यही है कि आप सीखो सही तरीके से और अच्छा अप्लाई करो
और एग्जाम क्रैक करो फिलहाल तो, सिंस हमारा टारगेट वो है ना। तो हम जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें यार, कर सकते हैं ना हम एग्जाम क्रैक, है ना। तो हम करके दिखाएंगे फिर उसको। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको टिक मार्क करके घर पे आके वापस करना है, ठीक है पूर्वा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से सॉल्व किया, अभी जो मैंने बताया उसको हमने अप्लाई किया, फिर भी नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, वापस आके सॉल्व करो, ठीक है। जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लैक हो रहा है, कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो। उसमें फॉर्मूला याद नहीं रहा था, ये दिक्कत हो गई, फॉर्मूला फिर से रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट्स बनाओ। देखो, मेहनत करने वाले के पास बहाने नहीं होते, उसके पास कंसर्न्स होते हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान, उसके पास बहाने कभी नहीं होंगे, उसके पास कंसर्न्स होंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ट्राई किया पर ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो फिर यार वो तो फिर आप किस्मत पे छोड़ो, ठीक है। और मैं फिर भी बता रहा हूँ 60-70% आप मार्क्स आराम से ला पाओगे ये सब प्रोसेस करने के बाद। 70-80% लाने के बाद कुछ परसेंटेज है वो रह जाता है, रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, साल के एंड तक वो भी इंप्रूव हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। चलो, अब मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत आई थी क्या टेस्ट में? हाँ तमन। सर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या? वो निकालना नहीं आता। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता, ठीक है, और कुछ बोलो इसके, ठीक है मैंने ले लिया ये। वोल्ट मीटर का और सर रेजिस्टेंस निकालना वो वैसे मैंने सिखाया था तुम्हें, वोल्ट मीटर को मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना सिखाया था ना, तो वो एक तरह से यस सिमिलर सर। तरीका ही होता है। चलो कोई ना, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा उस पर, और बोलो। ओके। अच्छा, टेस्ट पेपर पड़ा है सबके पास? टेस्ट पेपर है? यस Yes, sir. टेस्ट पेपर है तो मेरे को है ना, तुम अभी क्वेश्चंस बताओ, टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले तो है ना स्क्रीन शेयर करते हैं यार, काफी टाइम हो गया। या फिर एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, एक रिवीजन क्लास रख लें, क्या बोलते हो, जिसमें टेस्ट पेपर का डिस्कशन ही कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या चाहिए, चाहिए रिवीजन क्लास चाहिए सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कूल कूल कूल। आई विल ट्राई टू अरेंज ए क्लास। वैसे मेरी अभी बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं यार, मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि मैं बहुत ऑलमोस्ट ही मान लो 3-4-5 क्लासेस एक दिन में ले लेता हूँ, तो टाइम थोड़ा कम हो रहा है, पर आई विल ट्राई टू अरेंज अ रिविजन क्लास फॉर यू, ठीक है। तो उसमें हम पूरा ये प्रैक्टिस कर लेंगे टेस्ट का, ठीक है। अगला जो टेस्ट होगा वो हमें फोड़ना है, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ मैं, आपका क्या होगा, एक तो मैं रिवीजन क्लास लगवाऊंगा, पहले से बता रहा हूँ, सपोर्ट क्लास लगेगी आपकी, ठीक है, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स है उनको कवर करने के लिए, और आने वाले जो भी टॉपिक की टेस्ट है उसकी तैयारी अभी से चालू कर देंगे, ठीक है। सर। हाँ सर अब जो टेस्ट है उसमें तो पूरी 11th आनी है ना, तो हाँ, 11th आएगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा, करंट आएगा। सर 11th के न्यूमेरिकल कभी किए ही नहीं। कभी नहीं किए? सर थ्योरी थ्योरी की, क्योंकि 11th में ना मैंने कोई ट्यूशन ना किसी कोचिंग रखी, तो और भी इसलिए। बढ़िया बात है, तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो साल के एंड में, क्या उसमें केवल 12th ही आएगी? नो सर। नहीं ना। तो जो 11th का पोर्शन उसमें आएगा वो हमारा टेस्ट के थ्रू हम कवर करेंगे। तो जब हम टेस्ट देंगे तो एक बार क्या करोगे, आप थ्योरी और फॉर्मूला सारे रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। इतना तो कर सकते ओके हो, सर। है ना। क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फॉर्मूला और थ्योरी रिवाइज करके जाओ, जितना भी करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे। टेस्ट जरूर देना है। मैंने नोटिस किया कुछ बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया, तुम में से कुछ बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया है। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा इंडिविजुअली यार, क्योंकि मेरा तुम में से किसी से भी कोई पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये बच्चा मुझे पसंद नहीं हो, है ना। टीचर को क्योंकि हर बच्चे पसंद होते हैं, पर अगर ऐसी चीजें करते हो ना कि आप टेस्ट नहीं दे रहे, अब मैंने पूरे वीक आपको ये समझाया कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और अगर फिर आप उसके बाद भी टेस्ट नहीं देते हो तो बुरा लगता है ना, एज अ टीचर बुरा लगता है कि आप बात ही नहीं सुनते हो, बात ही नहीं मान रहे हो, और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्क्स आ जाएंगे या लाइफ में कुछ कर लोगे तुम। इस एटीट्यूड से नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है एक बार में डिसाइड कर लो, क्लास में रहना है नहीं रहना है एक बार में डिसाइड कर लो, नहीं रहना है कुछ और करना है कुछ और करो यार, बिंदास करो। आप मुझे कल आके बोलोगे सर मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉल खेलनी, खेलो, प्रोफेशनली खेलनी खेलो, फिर उसमें डेडिकेशन दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इच्छा आज ये कर रही है कल वो कर रही है, ऐसे नहीं चलती है लाइफ, है ना। आप आ गए हो क्लास में, आपने एडमिशन ले लिया है, आपने सोच लिया है कि यार मैं एग्जाम क्रैक करूंगा या करूंगी, है ना, या मैं कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा करूंगा या करूंगी इस फील्ड में, ठीक है। तो फिर आपको उसमें डेडिकेशन देना है, टेस्ट आपको जरूर देना पड़ेगा। तो जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए अगली बार टेस्ट जरूर देना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा ना दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। टेस्ट जरूर देना है। 11th क्लास का जो भी पोर्शन आता है, जो भी आता है,
ट्राई करना सॉल्व करने का, फॉर्मूला लगाने का ट्राई करना, कॉन्सेप्ट लगाने का ट्राई करना। नहीं आता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी एक रिवीजन क्लास लगा दूंगा मैं, और उसमें फिर 11th क्लास के कुछ क्वेश्चन है हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, डन है। तो तुम लोगों को मेरा साथ देना जरूरी है यार, तुम लोग दे पाओगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो क्या है कि एक जना अगर मेहनत करेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। या तो आप ही करते जाओ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूं, या मैं ही करते जाऊं, आप सपोर्ट नहीं करो, है ना, आप साथ में पढ़ाई नहीं करो, तो फिर नहीं हो पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं यार क्लास को, काफी टाइम हो गया है ना। क्लास आपको पता होगा, क्लास का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, 1.25 घंटे हो गया यस है ना। यस सर। तुम लोगों को 10 बजे तक पढ़ना पड़ता है, तो तुम लोगों के पे तो इतनी वो भी नहीं कर सकते ज्यादती, वरना क्या होगा, तुम लोग बेहोश बेहोश हो जाओगे, है ना, हम चाहते नहीं है। तो भाई सब लोगों को है गुड इवनिंग, सब लोगों को नाम पता ही है मेरा, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए सुविज्ञ नाम है मेरा, है ना, सुविज्ञ सर, या जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, यानी कि मैग्नेटिज्म का जो लास्ट पोर्शन है वो हम करने वाले हैं। लास्ट पोर्शन एज इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया है, कुछ 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना, बन सकता है, नहीं नॉट दैट के बनता है, बन सकता है। तो इसलिए मैं उनको ले रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी पोर्शन छूटे नहीं, है ना। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है बच्चों, तो हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू ले लेंगे, है ना, जब भी हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ले लेंगे, उसकी चिंता मत करना। अच्छा, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आप क्वेश्चन जब करते हो ना तभी रियलाइज होता है कि सर ये आया नहीं, तो आप है ना बता दिया करो, ठीक है, चैट में लिख दो या बता दो अनम्यूट करके, तो वो क्या है कि हम अकाउंट में ले लेंगे फ्यूचर में। अब देखो इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी बड़ी चीजें हैं कि कोई ना कोई छोटी छोटी चीज तो रह सकती है, लेकिन सिंस हमें छोड़नी नहीं है कुछ भी चीज, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चंस की, जब आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आप अलग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बता दो कि सर ये टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन था वो आया नहीं, तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे, इस पे 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5-6 सालों में वैसे। अच्छा स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो कि आपके टेस्ट में आया था। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया था, राइट, संडे वाले टेस्ट में, यस सर। है ना। यस तो सर। कितने बच्चों से हो गया ये सॉल्व, कितने बच्चों का सही है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नया भी आया है तो उसने कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा ये। हाँ भाई, कितने लोगों का सही हुआ है, किसी का नहीं हुआ, गलत कितने लोगों का हुआ है, चलो ये बताओ। गलत कितने बच्चों का हुआ है। अच्छा अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया ये तो बता दो। टेस्ट टेस्ट दिया था तुम लोगों ने नालायकों। यस सर। हाँ, है हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा यस टेस्ट सर। दिया है। कृपा करके ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करें जिन्होंने, आप सब नीचे कर लीजिए, वो बच्चे हाथ ऊपर करें जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था या नहीं दे पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट नहीं दिया अगर या नहीं दे पाए संडे वाला टेस्ट, तो आप प्लीज हाथ ऊपर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने नहीं दिया है, तो आपका फिर बाद में लिया जाएगा या कुछ करते हैं उसका। नम्रता ने नहीं दिया था, ठीक है। और रेज योर हैंड्स दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द टेस्ट ऑफ संडे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टेस्ट। ना हाथ ऊपर करते हो तुम, देने में हाथ ऊपर नहीं करते, ना देने में भी हाथ ऊपर नहीं करते, तो तुम में कौन से सेट में हो तुम, है प्लेटफॉर्म नंबर सर 9:15 में रहते हो क्या तुम। सर आई अटेम्प्टेड सर, सर आई अटेम्प्टेड, ओके। तो आई एम आस्किंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द टेस्ट, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट गिवन द टेस्ट ऑफ संडे। आपने दिया नहीं या दिया, मतलब कुछ काम आ गया या नहीं दे पाए आप, जो भी रीजन था, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं कर रहा हाथ ऊपर, सबने दिया है, क्या बात है। यस सर। चलो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किसी से नहीं हुआ और, हुआ था सर। तो फिर हाथ ऊपर कौन करेगा, मैं करूंगा। हाथ ऊपर तो करो जिससे सॉल्व हुआ है ये, तमन से सॉल्व हुआ है और जानवी से नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व जिससे हो गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनसे सॉल्व हो गया था वो हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। जानवी और अपूर्वा से हुआ है, ठीक है। अच्छा अपूर्वा से भी नहीं हुआ है, जानवी से हुआ है, ठीक है, ठीक है। कूल कूल कूल, हाथ ऊपर, हाथ नीचे कर लो, इसको डिस्कस करते हैं यार। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कराए हुए थे ऐसे क्वेश्चन, नहीं करवाए थे क्या, यस यस सर। कराए थे ना। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, बताओ मुझे, तुमसे फिर भी सॉल्व होना नहीं हुआ, चाहिए। है ना। देखो अब इसको देखो ध्यान से, देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। अब ये दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा है, डरावना लग रहा है, पर ये बहुत ईजी है, ठीक है। तुमको मैंने बोला ही था कि कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे उनको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस ए पॉइंट को उठा के
पीछे फेंक देंगे, पीछे मतलब यहाँ पे फेंक देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट इधर आ गया, यहाँ पे ये आ गया एफ पॉइंट, ठीक है, एफ पॉइंट आ गया। अब इस एफ पॉइंट से ध्यान से देखो, दो रजिस्टर्स निकल रहे हैं क्या आर रेजिस्टेंस के, तो दो Yes, रजिस्टर्स sir. निकाल दिए, Yes, sir. Yes, sir. है ना, दो रजिस्टर्स निकाल दिए आर रेजिस्टेंस के। अभी दोनों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं डी और सी पॉइंट पे, तो मैंने बना दिया सी और डी पॉइंट, एक सी पॉइंट हो गया, एक डी पॉइंट हो गया। मैं बस पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। सी और डी पॉइंट के बीच में एक आर रेजिस्टेंस, तो मैंने बना दिया आर रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बोल रहा है ये कि आगे डी पॉइंट है वो ई से जाके मिलता है, तो ई एक नया पॉइंट है जहां पे बीच में एक रेजिस्टेंस है और वो ई से जाके मिलता है। और वैसे ही सी पॉइंट भी क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के साथ मिलके मिलता है ई पॉइंट से। दिख रहा है सबको ये देखो ई पॉइंट से मिल रहा है, Yes, sir. है ना, सी और डी पॉइंट। अच्छा, ये ई पॉइंट जो है ये बी पे एक्सटेंड हो जा रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है सच। ये लो, बी पे एक्सटेंड हो गया, ये देखो ये सिंप्लीफाई हुआ, Yes. है ना। अब देखो सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये कौन सा है भाई पुल, कौन सा पुल है ये Wheatstone Bridge है ये। व्हीटस्टोन पुल है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसे बोलते हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। दिखना चाहिए था क्वेश्चन में, अब बताओ दिखा नहीं दिखा, तुमको नहीं दिखा ना, तो ये यहाँ तक किया था। यहाँ तक दिखा था आपको, फिर क्या दिक्कत थी आगे यार सॉल्व करने में। अब क्या करना है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ, सॉल्व कर रहे हैं, सुनो 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 सुनो, पूरा सुन लो पहले, उसके बाद पूछना या उसके बाद बताना जो भी बताना है। ये वाला जो बीच वाला आर्म होता है, क्या ये गैल्वेनोमीटर आर्म माना जाता है क्या, क्या इसमें करंट जीरो होता है, Yes, Yes, sir. ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस हम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हटा देते हैं क्या, Yes, sir. यस सर। हटा देते हैं ना। तो फिर यही चीज करनी थी यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये आ गया मेरा, ऐसा सर्किट आ गया यार, ठीक है, ये सर्किट आ गया मेरा। अब ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों तो रजिस्टर पैरेलल सीरीज में है, और ये दोनों पैरेलल में है, नीचे वाले दोनों सीरीज के साथ में, तो ये दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R, कितना हो गया ये R। आई बात समझ में। तो R रेजिस्टेंस अगर मेरा हुआ है, अगर मेरा R रेजिस्टेंस हुआ है बच्चों, तो मेरा करंट कितना आना चाहिए, कितना करंट फ्लो होना चाहिए इस पूरे सर्किट में, V is क्या equals to I IR. इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, Yes, V sir. इक्वल्स टू IR होता है, Yes, तो ये sir. V अपॉन R हो जाएगा, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस R ही है, यही हो जाएगा करंट, है ना। ये पूछ रहा है करंट FC में। अब देखो क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर गलती करके आओगे, V/R आंसर लगा के आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें दिख गया V/R, तुम होगे खुश, तुमको लगा अरे चांदी हो गई है, तो मजा आ गया जीवन में, है ना, V/R लगा दिया जल्दबाजी में, आगे बढ़ गए, है ना। पर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था तुमने, FC पे पूछ रहा था वो, FC कौन सा पॉइंट था भाई, ये था F और ये C पॉइंट था, तो यानी कि इस वाले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है ये पूछा था। अब सिंस ये दोनों पैरेलल में है, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, क्या दोनों में करंट बराबर जाना चाहिए क्या, No, sir. No, sir. नो सर क्या होता है, यस सर बोलो, बराबर जाना चाहिए, करंट तो बराबर ही जाएगा ना, बस करंट पूरा नहीं जाएगा, पूरा करंट नहीं जाएगा। जैसे कि अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है मान लो सर्किट में, तो क्या पूरा आई करंट इसमें चला जाएगा क्या इस ब्रांच में, No, No, नहीं sir. जाएगा, No, sir. क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन है, हमने पढ़े हुए हैं कि भाई कोई कनेक्शन पैरेलल में हो तो फिर उस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ R2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इस पे भी V रहेगी, इस पे भी कितनी रहेगी, V रहेगी, लेकिन करंट इसमें I1 रहेगा और इसमें कितना रहेगा, I2, है ना, करंट दोनों में अलग अलग जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने करंट इक्वल जाएगा इसलिए बोला क्योंकि ऊपर और नीचे जो रेजिस्टेंसेस है वो सेम है, करंट जाता किस हिसाब से, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में, रेजिस्टेंस के रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर नीचे, है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऊपर नीचे सिंस रेजिस्टेंस सेम है 2R, तो इसमें भी कितना चला जाएगा बच्चों, I/2. I/2, और इसमें भी कितना चला जाएगा, I/2। I/2 कैसे निकाला, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, I करंट जा रहा है और उसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बंटना है, तो I/2 ही तो बटेगा, और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार, ये तो समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, है ना? sir.
तो पैरेलल में ब्रांच, नहीं होना क्या बोल रहे हो बेटा? सर, इसे पैरेलल में भी जोड़ सकते थे। पैरेलल में जोड़ सकते थे मतलब? आर और आर को सर आपने सीरीज में ऐड किया ना सर, 2R आया ना, हाँ, इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में क्या जोड़ोगे? पैरेलल में तो बाद में जोड़ोगे ना, पहले आर और आर सीरीज में जोड़ोगे, उसके बाद ऊपर 2R रहेगा, नीचे 2R रहेगा, तो दोनों 2R पैरेलल में हो जाएंगे, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे। आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ और बोल रहे हो क्या आप इसके अलावा? बोल रहा था पहले पैरेलल फिर सीरीज। पहले पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हो बेटा? पहले पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हो? जब दो करंट, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो पहले आपको उनको सॉल्व करना है। यही तो हमने बात करी थी हम पहले। ऑलवेज सॉल्व द सीरीज रेजिस्टेंस फर्स्ट, ठीक है? अगर आप पैरेलल देखो, हो सकता है यहाँ पे आंसर आपका सही आ जाए, पर जो तरीका है ना सही, वो ये है कि आपको सीरीज को पहले ऐड करना है, ठीक है? पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज वाला निकालना है, फिर पैरेलल वाला निकालना है। आ रही बात समझ में? सर ठीक है, पैरेलल वाला देखो, बात केवल रेजिस्टेंस सॉल्व करने की है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से आंसर लेके आते हो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सही आना चाहिए बस। तो तुमको पैरेलल में पहले करना है तो पैरेलल में कर लो, तुम्हें सीरीज में करना है सीरीज में कर लो। सीरीज में पहले करने के लिए इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट इज एन ईजियर वे टू डू। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे तब ईजियर वे क्या रहेगा, पहले आप सीरीज में जोड़ो, ठीक है? ठीक है, और पैरेलल में होने भी तो चाहिए। तुम कौन सा रजिस्टर पैरेलल में बता रहे हो, पहले तो ये बताओ। यहाँ पे तो कोई पैरेलल में दिख ही नहीं रहा है मुझे। जब तक कि आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में नहीं ऐड करते हो, ये पैरेलल में बनेंगे ही नहीं। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, सपोज करो आपका क्या था, ये एफ था, और ये पॉइंट था आपका सी, और ये पॉइंट था आपका डी, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, और यहाँ से एक और जा रहा है, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है? क्या आप ये बोलना चाह रहे हो? सर नहीं है, ये पैरेलल में है क्या बच्चों? नो सर। ये पैरेलल में नो कैसे सर। होंगे? आपका नाम क्या है? आपने दीपा नाम से ज्वाइन किया हुआ बच्चा, एक बार नाम बता दो अपना। महेश। महेश, हाँ बेटा। तो महेश ये पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में कैसे कब होते हैं दो रजिस्टर? जब उनका स्टार्टिंग का नोड और एंडिंग का नोड सेम होता है। आप समझ रहे हो? यानी कि जिस नोड से आपने स्टार्ट किया है इस रजिस्टर को, उसी नोड पे जो, मतलब उसी नोड से दूसरा वाला भी चालू हुआ है, और सेम नोड पे दोनों एंड हुए हैं। तो ये वाला इस नोड पे सी पॉइंट पे एंड हो रहा है ना? सर अरे एफ वाला है ना, फर्स्ट वाला सी पे एंड हो रहा है, और ये वाला एफ से जो डी पे जा रहा है वो डी पे एंड हो रहा है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो ही नहीं सकता जब तक कि हम इस वाले को सॉल्व नहीं कर लेते, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को। हम इन दोनों को पैरेलल में नहीं बोल सकते। आपको समझ में आ रही है बात ओके सर। महेश? और अच्छा, आपने अच्छा परफॉर्म किया है महेश, सो वेरी गुड टू यू, वेल डन टू यू। ठीक है, वेल डन, आपने अच्छा परफॉर्म किया है काफी, मैं इम्प्रेस्ड हूँ काफी, लेकिन हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मार्क्स आपके आए हैं वो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है? डेफिनेटली यू हैव स्कोर्ड गुड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, ठीक है? सिर्फ 60-70% मार्क्स हमारे अभी भी नहीं आ रहे हैं। 70% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में लाने हैं हम, है ना? बायो में तो तुम लोग ला पा रहे हो, मैंने देखा, बायो में आप लोग ला पा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें आना बाकी है। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है, आप लोगों को लैंग्वेज का इशू ज्यादा आ रहा है क्या? नो सर। इंग्लिश, इंग्लिश नो हिंदी की? सर। बिंदास बोलो यार। देखो मैं सर तुमको बताता हूँ, मैं, है ना, हिंदी का अगर दिक्कत आ रही बताओ बिंदास, क्योंकि देखो मैं तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ पहले, ठीक है? 10th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है। बहुत ही ज्यादा, मतलब ग्राफ बड़ा अजीब रहा है मेरा। फर्स्ट से 5th क्लास तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, फिर मैं 5th से 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ लिया, फिर मैं 10th से 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफर होते रहे फैमिली के, तो मुझे भी जाना पड़ा इधर से उधर। पॉइंट इस, मैं समझ सकता हूँ अगर आपको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत आती है, ठीक है? तो आप मुझसे बिंदास शेयर कर सकते हो। इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है और मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, ठीक सर है? हिंदी। तो आप मुझसे दोनों ही लैंग्वेज में सीख सकते हो, कोई, ठीक है? तो देखो होगा क्या कि हम टर्मिनोलॉजीज तो इंग्लिश में यूज करेंगे, ठीक है? जैसे हम आवेग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे आवेग की जगह? क्या होता है आवेग हिंदी? इम्पल्स। आवेग इम्पल्स होता है? हाँ यार, ऐसे तो फिर तुम लोग को वो दिक्कत आ रही होगी। ये गूगल करके बता रहा है। हाँ बेटा, आवेग, वो कंफ्यूज हो गई कि सर ये इम्पल्स ही तो होता था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवेग इम्पल्स ही होता है। हाँ, तो जैसे बात करें, हम रैंडमली कोई बात कर लेते हैं। करंट, करंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते? चार्ज। करंट को चार्ज बोलते हैं? अरे करंट को चार्ज बोलते हैं? करंट। करंट ही बोलते हैं। करंट को चार्ज बोलते हैं हिंदी में?
करंट को No, करंट ही sir. बोलते हैं, हाँ करंट ही बोलते हैं ना। करंट तो हाँ, तो जैसे जिन वर्ड्स में हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे करंट हो गया, तो हम वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, बिंदास पूछो कि सर ये है क्या, या आप बोलना क्या चाह रहे हो, पहले तो ये बताओ, ठीक है। बाकी तो जो मैं बातें करता हूँ तो हिंदी में ही करता हूँ, ठीक है, बीच में थोड़ी सर बहुत इंग्लिश में Yes, यूज sir. कर लेता हूँ, ताकि तुम्हारी भी थोड़ी क्या यार, सारी लैंग्वेजेस में कमांड होना चाहिए यार। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, पर मैंने इंग्लिश भी सीखी, सो दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश व्हेनेवर आई वांट टू, विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई विल नॉट बी पुल्ड बैक विद माय इनर डाउट्स, है ना। तो आपको लैंग्वेज पे कमांड सीखना है, और ये उम्र है सीखने की, तो आप सीखोगे बिंदास, लेकिन पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से, पढ़ाई अफेक्ट होने भी नहीं दूंगा मैं, है ना। तो मैं महेश हो गया या कोई भी और बच्चा हो गया जिसको लैंग्वेज में दिक्कत है, बिंदास बात किया करो, बोला करो क्लास के बीच में हैंड रेस करके कि सर ये एक बार थोड़ा हिंदी के पर्सपेक्टिव से बता देना, या हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता देना। तो क्या है कि आप बिंदास पूछ सकते हो मुझसे ना, बता सकता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई आगे चलते हैं। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? नो सर। नहीं नहीं, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यार, आंसर निकालो। एफसी में कितना करंट आ गया? I/2, यस सर। है ना, I/2 करंट आ गया एफसी वाली ब्रांच में, ठीक है। तो I/2 करंट आ गया, तो फिर इसको V/R की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो यार। I करंट था, V/R, I था V/R, तो I/2 कितना हो जाएगा? 2 भी है। I/2 कितना हो जाएगा? V/2R। अरे क्या बात हो गई है, I = V/R है, तो I/2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो V/2R हो जाएगा। यस Sir. हाँ यस सर। क्या हो गया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि समझ में नहीं आया? हाँ आया ना समझ में, सी आया। ऑप्शन आंसर है Yes, इसका, sir. है ना। अब Yes, ये sir. क्वेश्चन यार, हाँ तो ये क्वेश्चन हार्ड बोल दिया यार इन लोगों ने, मेरे को तो नहीं लग रहा हार्ड, ये तुमको लग रहा था हार्ड, लग ही रहा होगा तभी सॉल्व नहीं किया है। सर वो बीच वाली रेजिस्टेंस जो थी ना, उसके कारण नहीं हुआ सॉल्व। बीच वाले रेजिस्टेंस को उड़ाना था, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखना चाहिए था आपको। मैंने कई बार बोला है कि जब रेजिस्टेंसेस सेम हो तो आप देखो, ट्राई करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाए आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ तुमको भागना है, तुम्हारी तरफ भाग के नहीं आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तुमको बनाना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, दिखना पड़ेगा तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इजी कर देता है ना यार कैलकुलेशंस को, इजी कर देता है ना कैलकुलेशन को। तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा जबरदस्ती नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि जब रेशो में भी नहीं है रेजिस्टेंसेस फिर भी आप जबरदस्ती व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दे रहे हो, है ना, ऐसे नहीं करना है, वो गलती नहीं करना। हाँ रेहाना सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। एक बार फिर से बोलो। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? बाकी बच्चों को भी नहीं हो रही है क्या स्क्रीन शो? हो रही है सर। हो रही है सर। बच्चा आप एक बार है ना क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करो, कुछ टेक्निकल इशू होगा, और फिर से भी अगर नहीं होती शो तो बताना मुझे, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं यार, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ओके तो रिवीजन कुछ नहीं है यार, हमने जो पहले लास्ट में टॉरॉइड वगैरह पढ़ा हुआ था वही मैं रिवाइज कराने वाला था, है ना। कैसे निकालते हैं भाई टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से बता दो। सभी म्यू नॉट, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और एन क्या होता था इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स नंबर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर 2 पाई आर, है ना। और आर क्या होती थी इसमें? एवरेज रेडियस, एवरेज वाली रेडियस लेनी है, एवरेज रेडियस लेनी है इसमें। इसके अलावा मैंने क्या सिखाया था, पढ़ा टॉर्क सिखाया था निकालना, है ना। यस सर। क्या होता है टॉर्क? Yes, sir. M क्रॉस बी, Yes, sir. है ना। यस M की डायरेक्शन कैसे सिखाई थी? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड है ना। क्या बताया था राइट हैंड थंब रूल में कि हाथों को, उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करोगे तो थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? मैग्नेटिक मोमेंट। थंब दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालना सिखाया था मैंने, या तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल, फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकाल लो, या तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो, है ना, राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हो आप। और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे दिखाई थी, टॉर्क कैसे निकालेंगे? या तो M क्रॉस B कर लो, या R क्रॉस F कर लो, है ना। R क्रॉस F भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो आप कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप उससे भी टॉर्क निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को आती हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे, और भी फ्यूचर में जब आप सॉल्व करो या हम साथ में सॉल्व करेंगे, तब और ज्यादा इसको मतलब क्लियरिटी से सब सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि पुराना जो भी पढ़ा था वो सबको क्लियर है। आगे चले।
ठीक है? यस सर। ठीक है यार, Yes, थोड़ा sir. बेसिक चीजें बची हुई हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। तो जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स की हम बात करते हैं, तो हमने बचपन में पढ़ा था, वही हम रिवाइज कर रहे हैं आज, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है बेसिकली। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे मैग्नेट को, तो अपने आप खुद को ऐसे अलाइन कर लेगी वो, कि जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या कर लेगी, खुद को अलाइन कर लेगी, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगी। देखा होगा आपने, कंपास अपने आप नॉर्थ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है, देखा है ना? यस सर। तो ये इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट की बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कभी अगर पूछा जाए सवाल तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैग्नेटिक पोल्स का लॉ, इसका ये कुछ नहीं होता, ये बस ये होता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, नेचर में कभी भी कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, सिंगल पोल Yes, sir. एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। देयर इज नो सच थिंग लाइक दिस इन नेचर। ठीक है, तुम जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो अलग बात है, तब भी बना तो नहीं पाओगे, पर टेम्पररी बना सकते नहीं बना सकते, या डिबेटेबल है, आर्ग्यूमेंटेबल है ये, तो इसको बाद में बात करेंगे। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो तुमको अभी यही जानना है तुम्हारे लेवल तक, कि मैग्नेटिक पोल्स जो है वो दो होते हैं, है ना, और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद गॉस थ्योरम पे आ जाते हैं। गॉस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ी थी चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी गॉस थ्योरम है। ये क्या बोलती है कि सरफेस इंटीग्रल अगर आप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी सरफेस पे, तो वो हमेशा जीरो आएगा, है ना, ई डॉट डी एस होता है ना जैसे उसमें, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वैसे इसमें बी डॉट डी एस है। ये हमें क्या बोलता है कि बी डॉट डी एस हमेशा जीरो आता है। ठीक है, बी डॉट डी एस जीरो आता है कब, जब आप किसी सरफेस पे उसको इंटीग्रेट करोगे। आई बात समझ में? सर अभी भी शो नहीं हो रहा है। अभी भी शो नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, रुको मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करके देखता हूँ। देखो यार, शो हो जाए तुमको। बाकी बच्चों को शो हो रहा था क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी बता दो मुझे फिर से शो हो रहा है नहीं हो रहा है। हो ठीक है, रहा है। तो मैग्नेटिक गॉस थ्योरम हमें यही बताती है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एस का, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो जीरो होगा, है ना। ये थ्योरम जो है वो एस्टेब्लिश कर देगी कि पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स में, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस पे। गॉसियन सरफेस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी सरफेस की, यानी कि बी डॉट डी एस जो है वो जीरो होती है हमेशा। ये कब क्यों होती है? क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो अनलाइक होते हैं और इक्वल होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, ये आपको पता ही है ना, आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता। रिपल्शन जो है वो एक टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, कि भाई दो अगर आप लाइक पोल्स या लाइक पोल्स को साथ में लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये आप बेसिकली मैग्नेटिज्म का प्रूफ दे सकते हो इस चीज से। और तो कुछ है नहीं इसमें लिखने के लिए, तो आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, केवल ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, आपको 30 सेकेंड्स में दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। सर
सर सर हो गया सर। सर सर हो गया। सर बाहर गए लगता है। हाँ, हो गया सबका? यस Yes, सर। sir. यस नहीं, सर। सर बाहर नहीं यस गए। सर। कोई बोल रहा सर बाहर गए। 30 मिनट हो गए। ये बोल रहे, अनिरुद्ध बोल मिनट रहा नहीं, सर 30 सेकंड। मिनट हो गए। अनिरुद्ध बोल रहा सर 30 मिनट हो गए। सर इसे हिंदी में समझाना। किसे? सर अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। इसे हिंदी में समझाऊं? यस सर। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? गॉस का गॉस ही नाम होता है। थ्योरम आपको पता है ये क्या होता है? थ्योरम पता है ना क्या होता यस सर। है ना? तो मतलब इसका मतलब हिंदी में बताया था वैसे मैंने। थ्योरम प्रमेय होता है वैसे, अगर आपको मतलब हिंदी टर्म ही चीज का तो गॉस का यस प्रमेय जो सर। है या गॉस का थ्योरम जो है मैग्नेटिज्म का, उसमें उसने ऐसा बोला है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड तो पता है सब लोगों को, बी होती है ना, वो पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट मतलब समझ में आता है इंटीग्रल वाला साइन, ये भी सेम चीज है। इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे सरफेस के साथ में, है ना, कोई सरफेस पे एक डीएस वेक्टर ले लो, एक डीएस वेक्टर ले लो किसी सरफेस पे, है ना, छोटा पोर्शन ले लो उस सरफेस का, उसके साथ जब इंटीग्रेट करोगे आप बी डॉट डीएस को पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे तो वो टोटल सम जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, ये बताया था गॉस ने हमें। तो बेसिकली ये हमें ये बताता है, इस चीज से हम ये समझते हैं कि दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ या साउथ जैसे होता है ना, तो दो पोल एग्जिस्ट करते हैं जो कि इक्वल होते हैं, है ना, उनकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है, और अनलाइक होते हैं यानी कि उल्टे होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकते, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, यही बताया था उसने। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस ठीक है, यस इसमें सर। तुम्हें याद करने वाली चीज कुछ नहीं है, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 है बस याद करने वाली चीज, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 और कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पे। यार इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस इसमें क्या है कि आपको मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाया गया है कि मैग्नेट के लिए कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो हर मैग्नेट का एक पोल होता है, दो पोल्स होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? तो जैसे कि कोई बार मैग्नेट है तो उसमें एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, तो इस पोल पे कितनी पोल स्ट्रेंथ है इसकी, यानी कि कितनी मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है ये, है ना, वो पोल की मतलब वो उस पर्टिकुलर पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है। तो वो जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एम। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। ये जो पोल स्ट्रेंथ है आपकी, इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एम। ठीक है, और इफेक्टिव लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ वो मैं ले रहा हूँ 2L। ठीक है, 2L ले रहा हूं मैं इसकी इफेक्टिव लेंथ। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। और जो डायरेक्शन ले रहा हूं मैं मैग्नेटिक मूवमेंट का, जैसे डाइपोल मूवमेंट होता था, याद है सबको? यस सर। यस वैसे सर। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हम बात भी कर चुके हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। एक बार मैग्नेट में या एक मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में हम मैग्नेटिक मूवमेंट क्या ले रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर बार मैग्नेट में अगर साउथ से नॉर्थ ही जा रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ होगी। ठीक है, ये हम लेते हैं। मैग्नेटिक लेंथ कितनी लेते हैं इसकी लेंथ, वो लेते हैं हम 2L। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमने निकाला एक्सपेरिमेंट से,
वो आया हमारा स्मॉल m इंटू 2l, और n वेक्टर कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है ये, n कैप भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, n कैप भी बोल सकते हो आप इसको, यूनिट वेक्टर है ये, जो कि बता रहा है बस ये कि साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 2ml, इसको आप नोट कर सकते हो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है इन अ मैग्नेट, इन अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। m क्या हो गई, पोल स्ट्रेंथ हो गई, और 2l क्या हो गया, उसका इफेक्टिव लेंथ हो गई, ठीक है। इफ द सेम बार मैग्नेट इज बेंट इन अ सेमी सर्कल, अब इस बार मैग्नेट को हमने क्या किया, जो बार मैग्नेट हमारी थी उसको हमने बेंट कर दिया, बेंट करके ये कैसी बन गई, ऐसी बन गई, ये थोड़ी सी सेमी सर्कल टाइप की बन गई, थोड़ी दिख नहीं रही होगी सेमी सर्कल तुमको, पर मान लो, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल की कुछ इफेक्टिव रेडियस होगी, अगेन उसको आर बोल देते हैं, है ना, और मैग्नेटिक पोल तो है ही सही इसके, एम तो है ही सही इसका पोल स्ट्रेंथ, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में भी हम क्या ले लेंगे, जो इफेक्टिव लेंथ है आर, उसका ट्वाइस कर देते हैं, जैसे एल लेंथ थी तो उसका ट्वाइस कर रखा था हमने, तो यहाँ पे हम आर का ट्वाइस कर देंगे 2r, लेकिन 2r को अगर हम लेंथ में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि पाई आर होता था इसका, पेरीफेरी का आधा पाई आर होता था, सरकमफेरेंस का आधा, यस सर। ठीक है। तो पाई आर अगर आधे का वैल्यू होता है तो आप इस पूरे लेंथ की वैल्यू कितनी लिखोगे, पाई आर लिखोगे, राइट। तो 2r की जगह हम क्या लिख देंगे, अब r की जगह हम क्या लिख देंगे, 2l अपॉन पाई लिख देंगे। कैसे आया ये, पाई आर इक्वल्स टू क्या था, 2l था, है ना। 2l जो पहले ले रहे थे इसकी एक पर, अरे यार एक बार मैग्नेट की कितनी ले रहे थे इफेक्टिव लेंथ, 2l ले रहे थे ना, Yes, sir. इसी मैग्नेट को Yes, बेंड sir. करके सेमी सर्कल बना दिया, तो ये 2l के बराबर ही तो होगा पाई आर, है ना। यस क्या Yes, आर sir. आ गया, Yes, ये sir. 2l अपॉन पाई आ गया, ये मेरा आर आ गया, इसकी वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 2l अपॉन पाई, तो मेरा आ गया आंसर m इंटू 4l अपॉन पाई, ठीक है। और m इंटू 4l अपॉन पाई को मैंने पुराना वाला जो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट था, जब बार मैग्नेट सिंपल थी, मतलब बेंट नहीं थी, उससे कंपेयर किया तो ये आ गया 2m अपॉन पाई, तो इसको आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसमें m तो क्या है, आपकी पोल स्ट्रेंथ है, 2l इफेक्टिव लेंथ है, n वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है जो बताता है डायरेक्शन, बस ऐसा यूनिट इसकी याद रखना, am स्क्वायर होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट की ऐसा यूनिट कितनी होती है, am स्क्वायर, a इसमें ऑब्वियसली क्या है, एम्पियर है, और m क्या है, सर लेंथ, है ना, लेंथ का है, मीटर है, ठीक है। सर हाँ बोलो, सर पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? हेलो, आवाज आ रही है आप सब लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो, पोल स्ट्रेंथ सर, पोल स्ट्रेंथ क्या पोल होती स्ट्रेंथ है? पूछ, पोल स्ट्रेंथ बता, अभी तो बताया पोल स्ट्रेंथ क्या होती है। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी क्या होती है कि अगर आप इसको मतलब अगर आप लिखना चाहो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, यूनिट मतलब एनी काइंड ऑफ फोर्स जिससे कि जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली, है ना, कितना उसकी स्ट्रेंथ है ना, कितना फोर्स लगा रहा है वो पोल अट्रैक्ट करने के लिए किसी दूसरे मैग्नेट को, ठीक है, उसको Okay, हम sir. पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो वो जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से, ऑलराइट। अच्छा, इसको जूल पर टेस्ला भी से भी इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो, जूल पर टेस्ला, तो ये भी याद रखेंगे, जे अपॉन टी की फॉर्म में दे रखा हो तो वो जो है मैग्नेटिक मूवमेंट ही दे रखा है, याद रखें, ठीक है। कॉलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं यार, है ना, जैसे कि कॉलम्स लॉ तुमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सिमिलर कॉलम्स लॉ आपका मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है, बस इस जगह क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आता ही हमारा कांस्टेंट, याद है आप लोगों को ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 की जगह M1 M2 के, जो कि पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फोर्स, है ना। फोर्स कौन सा आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो पोल, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ दो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल और रिपल्शन, रिपल्शन भी हो सकता है ये डिपेंडिंग अपॉन क्या है डायरेक्शन, ठीक है। दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है। M1 M2 क्या है, आपके पोल स्ट्रेंथ है, टू ऑफ द टू मैग्नेटिक पोल्स, R जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है, म्यू नॉट आपको पता है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। यूनिट मैग्नेटिक पोल के बारे में अगर बात करें तो यूनिट मैग्नेटिक पोल में भी डिफाइंड एज द पोल which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from identical pole repels it with a force of 10 to the power minus 7 न्यूटन, यानी कि m की वैल्यू भी अगर 1 करते हैं, m2 की वैल्यू भी 1 करते हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसको रख दें तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है? टेन इंटू यूनिट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ और फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटिक यूनिट मैग्नेटिक पोल भी बोलते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, वो sir. मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या फोर्स रहता है, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, वो निकालना भी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज इसको जल्दी सॉल्व कर दो। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है दो पोल्स के बीच में, है ना। पोल स्ट्रेंथ दी हुई है आपको 2 एम्पियर मीटर और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है? फोर्स ऑफ रिपल्शन या बताना है बेसिकली। क्या आंसर आ रहा है? सर 10⁻⁻⁷। ओके, कूल। सॉल्व करें? बाकी लोगों का भी आ रहा है क्या? अपूर्वा और किस हाथ ऊपर गया है? जानवी, अक्षरा? यस सर। यार ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको यार। तो देखो, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। फोर्स का फॉर्मूला पता ही है तुमको, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1m2 अपॉन d स्क्वायर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इसलिए ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू या तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा या फिर मैंने ऊपर 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 4 पाई से 4 पाई में कैंसिल आउट कर सकूं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो तुम तो, है ना। m1 की वैल्यू 2 दे रखी है, m2 की वैल्यू भी 2 दे रखी है, और d की वैल्यू जो है, यानी डिस्टेंस बिटवीन या रेडियस की जो वैल्यू है वो दे रखी 2 दे रखी है। तो सीधे पुट करूंगा वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁷ न्यूटन। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। तो एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसमें आपको दो केस दिए हुए हैं। एक तो आपके जो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स है उसको आपने रख रखा है इंक्लाइंड एक दूसरे से 120 डिग्री पे, एक में आपने रख रखा है इसको लाइक पोल्स की तरफ, एक पे अनलाइक पोल्स की तरफ रख रखा है। ठीक है, तो आप इस केस में, पर्टिकुलर केस में, एक में थीटा आप लोगे 60 डिग्री और एक में आप थीटा लोगे 120 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो आप? एक तब जब पोल्स आप अलाइन करोगे, ठीक है, जैसे कि पोल अलाइन है, एक 60 डिग्री से अलाइन है, तो इसके जो अनलाइक पोल्स होंगे वो 120 डिग्री पे अलाइन होंगे। ठीक है, तो आपको एक बार 60 डिग्री लेना है, एक बार 120 डिग्री लेना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। निकालना क्या है आपको, समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। हाँ, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखते हैं निकाल पाते होगे तुम। ये तो वैसे करा हुआ है तुम लोगों ने पहले भी इस तरह की क्वेश्चन। नहीं है।
चलो सॉल्व करते हैं यार इसको, है ना। आई एम अज्यूमिंग कि नहीं हो पा रहा है ये। यस सर। सर। है ना। चलो, तो इसमें कुछ नहीं है यार। इसमें क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया एक बार आपको, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जैसे कि एक वेक्टर होता है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर होता है, तो तुम उसका क्या निकालते हो, रिजल्टेंट निकालते हो ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए और बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए? पैरेललोग्राम लो। हाँ, पैरेललोग्राम लगाना पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. cos थीटा, थीटा। है ना। तो ये आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था एक बार आपको थीटा 60 डिग्री लेना है, एक बार आपको 120 डिग्री लेना है, क्योंकि वो एक तरह से इस तरह से अलाइंड है। दोनों पोल्स आपके इस तरह से अलाइंड है कि एक बार जब आप लाइक पोल्स लोगे तो आपके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और एक बार जब आप अनलाइक पोल्स लोगे तो बन रहा है वो 120 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से अलाइंड है। तो 60 डिग्री जब आप लोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, तो cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो ये हो यस सर। जाएगा 1/2, Yes, sir. है ना। तो इस केस में आपका √3m आ जाएगा। सेकंड केस में आपका 120 डिग्री बनेगा एंगल, तो उस केस में cos 120 होता है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, Minus 1/2. यस सर। ठीक है। -1/2 होती है। cos 180 माइनस थीटा भी आप इसमें लगा सकते हो, है ना। तो आप मतलब जो भी लगाओगे आंसर -1/2 आएगा। तो 90 प्लस थीटा लगाओ या 180 माइनस थीटा लगाओ, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखने का ट्राई करना, ठीक है। तो वही आपको हेल्प कर पाएंगे एंड में। तो आंसर इसका m आ जाएगा। तो बेसिकली √3m और m, ये आपके दो आंसर्स बनेंगे। सिंपली इसमें क्या रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसने क्वेश्चन में पूछा भी हुआ था हमसे। तो हम फॉर्मूला वगैरह के चक्कर में रह जाते हैं, पर हमको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि यार मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले में तो इफेक्टिव लेंथ भी दे रखी थी, है ना। और मैग्नेटिक ये पोल स्ट्रेंथ भी दे रखी थी। क्या ऐसी कोई चीजें दी हुई है इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं दी हुई है। No, फिर हम sir. उसमें तो क्वेश्चन करते वक्त हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आप समझ में आ रहा है आपको कि आप कंफ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आपको ये पूछना ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट चाह रहा है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो दो मैग्नेटिक मूवमेंट्स बनेंगे उनका आपको रिजल्टेंट निकालना है पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। अगर आप जबरदस्ती फॉर्मूला लगाने का ट्राई करोगे, कहाँ से लेके आओगे इफेक्टिव लेंथ, कहाँ से लेके आओगे पोल स्ट्रेंथ जब दी नहीं रखी है ना। दूसरा क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने रूट में कुछ किया है ना। और अंडर रूट में जो था वो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए ही यूज होता था, पैरेललोग्राम लॉ ही लगाना पड़ता था उसमें, है ना। तो चमक गया तो चमक गया, अब नहीं चमका तो कोई बात नहीं, आगे जाओ अगर सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करोगे तो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो यार Yes, आगे sir. चलते हैं। एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन कर लो या तो तुम, या फिर क्या करोगे? चलो कर लो, इसको कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो उसके बाद क्लास को रैप अप करेंगे। लेंथ सेम दे रखी है दोनों वायर्स की, ठीक है। मैंने सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है वो निकालना सिखाया था। फिर मैंने ये सिखाया था कि फोर्स कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने सिखाया हुआ है आप लोग। बीसी की वजह से कितना फोर्स आएगा और एबी की वजह से कितना फोर्स आएगा वो निकालो, ठीक है। और बी पॉइंट पे निकलवाना चाह रहा है ना आपसे, ये मिडिल वायर पे निकालना चाह रहा है ना बी पॉइंट पे, तो रिजल्ट, तो बीसी वाला Yes, sir. फोर्स और एबी वाला फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा बी पे। तो अगेन आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतनी हिंट काफी होनी चाहिए।
अगर नहीं आए तो डिस्कस लिख देना, ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो पाए तो डिस्कस लिख देना। यार क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सब अच्छे अच्छे कराता हूँ, एग्जाम में पता नहीं क्यों तुम लोग सॉल्व नहीं करके आते हो, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा। फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं क्या? हो गया क्या? हो रहा है। ठीक है करो, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है, 30 सेकंड्स मोर। डिस्कस, ठीक है, दी महेश, काजल, ओके, करते हैं बच्चों। अपूर्वा, हाँ अपूर्वा, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके कूल, देखते हैं। दीक्षा भी बोल रही डिस्कस, पता नहीं हैज लेफ्ट द मीटिंग। पता नहीं नाम से कौन रखता है यार अपना ऐसे, ये कौन सा तरीका है नाम रखने का आईडी का? पता नहीं, वाह, बहुत बढ़िया। चलो डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, तो इसमें बहुत मतलब बहुत ही समझने वाली बात है कि फोर्स बिटवीन द वायर्स हो जाएगा ए बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स है, ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा फोर्स बिटवीन वायर बी एंड सी, है ना। ए वायर और बी वायर के बीच में जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो फोर्स इन बी एंड सी विल बी इक्वल टू फोर्स इन ए बी, ना, करंट भी सेम है दोनों में, डिस्टेंस भी सेम है, 90 डिग्री पे अलाइंड है वो अलग, तो फोर्स तो दोनों में सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो फोर्स निकालते कैसे हैं यार? बी आई एल साइन यस थीटा, Yes, sir. यही तो बताया था फॉर्मूला, आई यस इंटू एल सर। क्रॉस बी, है ना। यस सर। भूल गए हो तुम लोग सब, ऐसे भूलने लगोगे तो कैसे चलेगा काम। अब साइन 90 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या हो जाती है इस केस में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, 2 पाई डी हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं तुमको सारे, रिवाइज करो Yes. प्लीज, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई करंट, है ना, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आ गया आपका फोर्स, ये आ गया आपका फोर्स किसी एक आर्म में, यानी बीसी में निकाल लो या ए बी में निकाल लो, ठीक है, बीसी में निकाल लो या ए बी में निकाल लो, ये आपका एक अरेंजमेंट में आपका क्या है, फोर्स आया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। एक वायर जो होता है, एक वायर जो होता है इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से कितना फोर्स आता है, बायट सावर्ट से आपको निकालना सिखाया था, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और उसी को यूज करते हुए मैं फोर्स का फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूँ जो कि होता है आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, उससे मैंने निकाला है। अब ये पूछना चाह रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछना चाह रहा है ये मुझसे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो अभी जो निकाली फोर्स निकाली है मैंने, है ना, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर फोर्स सपोज करो बीसी इधर है और ए बी इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इन दोनों का वो हो जाएगा ना, क्या हो यस जाएगा, सर। Yes. और क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वो पैलोग्राम लगा के निकाल लेंगे। हाँ, ये √2 टाइम्स एफ बी सी भी बोल सकता हूँ क्या मैं, एफ बी सी या एफ ए बी। Yes. यस। अरे यार क्या बात कर रहे हो, नहीं समझ में आया। आ गया। स्क्वायर, स्क्वायर कंसिडर कर लो, है ना, 90 यस डिग्री पे होते हैं दोनों, तो इसका जो डायगोनल होता है वो √2 ही तो होता है ना, यस ये ए सर। हुआ ये हुआ तो √2 होता है ना, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, √2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई डी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, √2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में मैच कराओगे तो दिखेगा नहीं आपको, है ना, 2 म्यू नॉट स्क्वायर है, √2 है, सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, डी ऑप्शन भी नहीं कर रहा, तो क्या करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो, है ना। ऑप्शन ऐसे नहीं देखना है कि गलत हो गया, ये ट्राई करो ना कि भाई तुम्हारा ऑप्शन मिल जाए, मिल जाएगा, देखो ये √2 से 2 कट गया, √2 टाइम्स, है ना।
तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस यस सर। कोई डाउट है? यस सर। नहीं, नो ठीक है, सी आंसर है इसका। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं मैं। अगली क्लास में हम ईएमआई स्टार्ट करने वाले हैं। सुन के जाओ, बात पूरी सुन के जाओ, ये क्वेश्चन कर लेना एक तो होमवर्क वाला, ठीक है। अगली क्लास में हम ईएमआई स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात, विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास किसी को नहीं छोड़ना है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, ईएमआई के अलावा हम सपोर्ट क्लास रखेंगे आपकी। तो हो सकता है हम कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस कर लें, या फिर एक अलग से क्लास रख लेंगे जिसमें कि हम क्या है कि तैयारी करेंगे, या तो हम अगले वाले टेस्ट की तैयारी करेंगे, या फिर हम पुराना वाला टेस्ट है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कैसा होने वाला है। कब होगी आपकी क्लास वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? यस सर। क्या पूछना है? सर हमने लॉरेंस फोर्स तो पढ़ी नहीं। लॉरेंस फोर्स तो पढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब नहीं, लॉरेंस फोर्स नहीं पढ़ी। लॉरेंस फोर्स में तो आपको बताया तो था मैंने। अच्छा, लॉरेंस फोर्स तो पढ़ी है ना। लॉरेंस फोर्स तो वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे उसको, तो कितना आपका टोटल नेट फोर्स आता है, वही तो है क्यू ई प्लस क्यू टाइम्स बी क्रॉस बी। यही तो होता है लॉरेंस फोर्स, यस सर। है ना। जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा हो, बताया तो था एक क्वेश्चन में मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा हो और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, क्यू ई तो आपका वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू टाइम्स बी क्रॉस बी, है ना। तो दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, है ना। दोनों को आप ऐड कर दोगे डायरेक्टली। तो ये होता है हमारा लॉरेंस फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे अलग से। हाँ बोलो। सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं है हमारे सिलेबस में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो उसको मैं रिवीजन क्लासेस में लेने वाला हूँ, ठीक है। उसको एक अलग से टॉपिक लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम लेने वाले हैं उसको। और सर एक और क्वेश्चन था, ये वाला हाँ, बोलो। टॉपिक जो है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप, ये वाला टॉपिक ये है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्लेशन, ये बोलना चाह रहे हो? एंगल ऑफ एंगल डिप ऑफ सर। हाँ जी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस चीज है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या? हाँ जी। ये तो बेटा जो आपके सिलेबस में है ना, जो आजकल क्वेश्चन में आ रहे हैं, जिसके ऊपर पिछले कुछ 5-6 साल से क्वेश्चन आए हैं, वो सब मैंने ले लिए हैं। कुछ चीजें जो कि सिलेबस में हैं पर उन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो हम रिवीजन क्लासेस में या फिर क्वेश्चन वाली जो क्लासेस हम लेने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, तो उनकी टेंशन आप मत लो, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली उस पे बनते हैं ये, तो अर्थ मैग्नेटिज्म बेसिकली आपका चैप्टर आपका ऑलमोस्ट निकाल ही दिया है सिलेबस से, ठीक है। आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, और कुछ टॉपिक है, कुछ छोटा सा पार्ट है उसका जो कि सिलेबस से निकाला नहीं, पर उस पर क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो इस वजह से वो अभी मैंने नहीं लिए, पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें ले ले सारी, क्वेश्चंस के थ्रू हम उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यस सर। क्वेश्चंस के थ्रू हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑल्सो कुछ भी ऐसी चीज आती है जो तुमको लग रहा है कि यार ये सर ने पढ़ाई नहीं है हमने, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी पढ़ाऊं पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको क्लास में लेके आओ, है ना। उनको हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम उन टॉपिक्स को ले लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी जो कि हमें नहीं आती और हम उसको सीखेंगे और फिर उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। कुछ और पूछना है किसी को? सर आपके नो पास सर। एनक्यूसी का पीडीएफ है क्या? किसका बच्चा? एनक्यूसी बुक का पीडीएफ है क्या? किसी बुक का पीडीएफ चाहिए आपको? कौन सी Yes. बुक का पीडीएफ चाहिए? ये फिजिक्स में सारी 12th क्लास के लिए? यस सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक देखता हूँ मैं, आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। मैं बुक का पीडीएफ उसमें शेयर कर दूंगा आपको। जो क्लास नोट्स मिले होंगे, मेरी ड्राइव लिंक होगी सविज्ञ गौतम नाम से, आप लोगों को शेयर की हुई है शायद। नो सर। नो अरे नो क्लास सर। नोट नालायक को, तुम्हें लिंक शेयर किया हुआ है ना शीट का? नो सर। नो सर। ठीक है, नहीं किया हुआ, बोलता हूँ मैं, कर देंगे, ठीक है। तो उसमें मेरा एक ड्राइव है, ड्राइव लिंक भी है, उसमें क्या है कि क्लास के नोट्स भी हैं हमारे, है ना। और आपको वो भी दिया हुआ है, मतलब ये जो भी आपका जो डीपीपी वगैरह वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैं बुक का लिंक भी शेयर कर दूंगा, बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी बुक जो भी आपके रेलेवेंस में हो, ठीक है। ओके, ठीक है यार, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। ओके।
बाय बाय एवरीवन।